हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन की बहुत बड़ी नई चाल। लद्दाख और तवांग के पास तैनात कर दिए J-20 स्टील्थ फाइटर जेट लड़ाकू विमान। दोस्तों बताएंगे सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासे के बाद मच गया हड़कंप। आखिर क्या है उसका मंसूबा? दोस्तों इधर पीओके में मचा है बवाल, तो गुपचुप तरीके से चाइना भी दोस्तों बॉर्डर के पास बढ़ा रहा है अपनी सैन्य गतिविधियां। बताएंगे क्या है इसके मायने। तो वहीं लड़ाकू विमान तो छोड़िए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र पर चीन के मेदोग बांध परियोजना को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। बताएंगे भारत समेत कई देशों के लिए कितना खतरनाक है ये क्रियाकलाप। दोस्तों वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। दोस्तों बीते रात सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, अंधाधुंध गोलियों की फिर अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना समेत 40 लोगों पर नए आरोप दर्ज, गिरफ्तारी वारंट भी जारी। क्या बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को होगी फांसी? सरकार का सबसे बड़ा बयान आया सामने, बढ़ी सियासी हलचल। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे ईरान के चक्रव्यूह में किस तरह बुरा फंसा अमेरिका। हूती विद्रोहियों का बड़ा धमाका सऊदी को दहलाया। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे भारत में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट। सरकार ने दी आरबीआई को मंजूरी। जी हां, देश में जल्द चलेंगे ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट। दोस्तों बताएंगे कब से होने जा रहे हैं ये लागू, क्या है इनको लेकर बड़ी जानकारी। और उससे भी बड़ी खबर दोस्तों, अब मात्र 4 घंटों में मिलेगा गैस सिलेंडर, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। कैसे मिल पाएगा? बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की ताकत, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की कूटनीति सबसे बेहतरीन है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन ने भारत से लगी सीमा पर स्थित अपने फ्रंट लाइन एयरबेस पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात किया है। ये खुलासा एनडीटीवी ने हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर किया है। इन तस्वीरों को इस साल जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में लिया गया था, जिनमें 2 एयरबेस पर 11 J-20 फाइटर जेट तैनात नजर आए। J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये लड़ाकू विमान रडार की पकड़ से बचने में अत्यधिक सक्षम और उन्नत AESA रडार से लैस है। इस कारण भारत की सीमा पर चीनी J-20 लड़ाकू विमान की तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन 2 एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, उनमें पहला शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होटैन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के लहासा इलाके में स्थित डेमजुंग एयरबेस है। 9 जुलाई को ली गई तस्वीर में होटान एयरबेस के टरमैक पर 7 J-20 जेट खड़े दिखाई दिए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से सिर्फ 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों मीडिया को मिली कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों में किसी भी चीनी एयरबेस पर देखे गए J-20 विमानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या भी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में छवि एक दूसरी तस्वीर में तिब्बत के लहासा इलाके में मौजूद डेमसुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दे रहे हैं। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दोस्तों J-20 की तैनाती को जो बात खास बनाती है वो ये कि इसकी स्टील्थ खूबियां, जिनकी वजह से ये विवादित हवाई क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकती हैं। अपनी एडवांस्ड स्टेल्थ बनावट के कारण इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। दोस्तों लेकिन चौंकने वाली या फिर बुरी बात यह है कि फिलहाल भारत के पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। देश का पहला स्टेल्थ जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आर्म का स्क्वाड्रन सर्विस में शामिल होने से कम 1 दशक दूर है, और ये भी तब होगा जब इसके मुख्य टेक्नोलॉजीज को एक बड़े फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम में सफलता पूर्वक प्रमाणित कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी और चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही थी दोस्तों, जहां इन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ साफ दिखाई दिया है कि भारत के ठीक नजदीक चाइना ने 11 स्टील्थ फाइटर जेट J-20 तैनात किए हैं, जिसने अपने भारत को स्टेल्थ जेट खरीदने के लिए या फिर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस खबर के बाद तो और ज्यादा तैयारियां तेज हो जाएंगी नई दिल्ली की। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, और
कैसे। दुनिया में मचे उथल पुथल के बीच अंदर खाने चीन जो है वो लगातार बॉर्डर पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा भारत इस पर कैसी तैयारी करता है। दोस्तों अपनी राय देना मत भूलेगा, रिक्वेस्ट है। मानते हैं कि भारत को भी अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों 1 सेकंड भी नहीं लगना, दबाना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, साथ में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ब्रह्मपुत्र पर चीन के मेदोग बांध परियोजना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत समेत कई देशों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बता दें, चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही मेदोग जल विद्युत परियोजना को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस परियोजना के नीचे एक सक्रिय टेक्टोनिक फॉल्ट मौजूद है। इस खुलासे के बाद अब चर्चा इस बात पर तेज हो गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग चुनौती नहीं है, बल्कि इससे जुड़े भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक जोखिमों का आकलन कितना मजबूत है। रिपोर्ट के अनुसार अब सवाल ये नहीं है कि चीन इतना बड़ा बांध बना सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या उसने इन जोखिमों का पर्याप्त मूल्यांकन किया है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार भारत लंबे समय से कहता रहा है कि यारलुंग तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से पर चीन की ये परियोजना केवल विकास का मामला नहीं बल्कि पर्यावरण और रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। चीन लगातार इन चिंताओं को खारिज करता रहा और कहता रहा है कि परियोजना पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है तथा इससे निचले हिस्से के देशों को कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन अब चीन के ही वैज्ञानिकों के अध्ययन ने इन आशंकाओं को नई मजबूती दी है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन जो है वो हमेशा ये मानता रहा है कि सीमा पार बहने वाली नदियां उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदी के लिए चीन और निचले देशों के बीच पानी के बंटवारे या नदी प्रबंधन का कोई व्यापक और बाध्यकारी ढांचा मौजूद नहीं है। जल संबंधित आंकड़ों की साझेदारी भी सीमित और मुख्य रूप से मौसमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि चीन के अपने वैज्ञानिक परियोजना के नीचे सक्रिय फॉल्ट और भू वैज्ञानिक जोखिमों की पुष्टि कर रहे हैं, तो पड़ोसी देशों का यह पूछना स्वाभाविक है कि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। वाकई में इस खुलासे ने दोस्तों भारत समेत निचले हिस्से में बसे देशों की चिंताओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इन फॉल्ट को ऐसे ही रखेगा चाइना या फिर इनको ठीक करेगा। वही आपको बता दे बड़ी जानकारी। पीओ के प्रोटेस्ट पर बात करते हैं, जहां रावला कोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, एक की मौत की खबर। मुजफ्फराबाद मार्च के बीच क्यों भड़की हिंसा, बता दें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हिंसा के साए में हुई मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर जमकर खूनी बवाल मचा। अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स ने दम तोड़ दिया जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी ट्रिपल-पी ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN पर अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिलावल भुट्टो ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। ट्रिपल-पी ने बयान जारी करके कहा कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत PMLN उम्मीदवारों की फायरिंग में हुई। पार्टी का दावा है कि इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इसके बाद पार्टी ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। उन्होंने पूछा कि संबंधित अधिकारी कहां है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ट्रिपल-पी का आरोप है कि चुनाव के दौरान निष्पक्ष माहौल नहीं बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी हिंसा की खबर जानकारी सामने आ रही थी दोस्तों पीओके से, जहां पर अंधाधुंध गोलीबारियां चली हैं। क्या है इस पर आपकी राय, वहीं आपको बता दें। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 40 लोगों के खिलाफ देश की एक विशेष अदालत ICT में नए आरोप दर्ज किए गए हैं। ये मामला मई 2013 का है, जब ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के एक संगठन ने रैली निकाली थी। उस समय पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो गई थी। शेख हसीना पर इस पुलिस कार्रवाई और मौतों को लेकर मानवता के खिलाफ अपराध का केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने पत्रकारों को बताया कि ट्रिब्यूनल ने मोती झील के शपला चत्तर में हिफाजत-ए-इस्लाम की विरोध रैली के दौरान हुई मौतों के मामले में शेख हसीना पर लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया है। अदालत ने भगौड़े आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन भगौड़ों में तत्कालीन थल सेना प्रमुख, कई राजनेता और सुरक्षा अधिकारी शामिल है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों सहित 9 हाई प्रोफाइल आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं। बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ICT एक्ट में संशोधन किया था ताकि अवामी लीग सरकार के नेताओं और
अधिकारियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत मुकदमा चलाया जा सके। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को होगी फांसी। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराध की जांच की मांग करते हुए 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये शिकायतें बांग्लादेश आजाद पार्टी और राष्ट्र सन लॉ फोरम की ओर से दाखिल की गई है। आरोप है कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित हिंसा में तत्कालीन राष्ट्रपति होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि 2024 के आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित कार्रवाई में तत्कालीन सरकार के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे होने के कारण शहाबुद्दीन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इन्हीं घटनाओं से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पहले ही अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार किया है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिसके बेस पर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं चौंका देने वाली खबर की, जहां कैसे ईरान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया अमेरिका। दोस्तों हूती विद्रोहियों का बड़ा धमाका, रातों रात सऊदी को दहला दिया। दोस्तों बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई में अमेरिका के हथियार खर्च हुए हैं, साथ ही अरब दुनिया में यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, लेकिन इस लड़ाई की आग अमेरिकी जमीन तक नहीं पहुंची। भले ही अमेरिका कुछ सालों में इन नुकसानों से उबर जाए, लेकिन ईरान ने अरब में जो आग लगाई है वो आने वाले कई सालों तक ना तो बुझेगी और ना ही ठीक होगी। इसके उलट इस मोर्चे पर ईरान के गुस्से ने एक ऐसा बारूद का ढेर लगा दिया है जिससे पूरी दुनिया आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच सकती है। इस बारूद के ढेर में ईरान के प्रॉक्सी संगठन शामिल है जो अमेरिका को अरब इलाके से बाहर निकालने और अरब देशों को ईरान के आगे झुकने पर मजबूर करने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सीज फायर की शांति को तोड़कर ट्रंप ने ईरान को इतना भड़का दिया है कि भले ही अमेरिका ने अपनी बमबारी रोक दी हो, लेकिन ईरान ने लड़ाई को अनिश्चित काल तक खींचने का फैसला कर लिया है। भले ही अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल ना हो, लेकिन ईरान ने अरब इलाके को राख में मिलाने के मकसद से मोर्चा खोल दिया है। जिस स्ट्रेटजी से यह इलाका डरता था वही अब जमीन पर लागू हो गई है। ईरान ने अपने खतरनाक प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। एक तरफ यमन के हूती लड़ाकों ने हमला शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इराकी विद्रोही अरब इलाके को आग का गोला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सबूत सऊदी अरब पर हमला है जो अमेरिका का एक अहम साथी है। हूतियों ने सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को निशाना बनाया। उनके ड्रोन हमलों ने रिफाइनरी में आग लगा दी जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। उसी समय सुसाइड ड्रोन ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। असल में ईरान ने लाल सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक एक मुश्किल जाल का एक चक्रव्यूह बुना है जिसमें अमेरिका फंस गया है। हालांकि सऊदी अरब ने यह भी दावा किया है कि हूतियों द्वारा लॉन्च किए गए कुछ ड्रोन्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया था। सऊदी अरब को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा जलती हुई रिफाइनरी और उठते हुए धुएं से लगाया जा सकता है। इस बीच हूतियों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्होंने अल जौफ प्रांत के ऊपर उड़ रहे एक सऊदी ड्रोन को मार गिराया है, खासकर एक मॉडर्न बैरक्तार अंकी की ड्रोन को। इसके अलावा लाल सागर के रास्ते सऊदी अरब के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे जुड़े डेटा ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। दोस्तों इससे ये मैसेज जाता है कि वेस्ट एशिया में असली ताकत जमीन पर मौजूद ईरानी लड़ाकों के ही पास है। ईरान ने जो स्ट्रेटेजिक जाल बुना है जो ग्लोबल संकट पैदा कर रहा है उसका पहला गेटवे हॉर्मुज स्ट्रेट में खुलता है, जहां IRGC आउटबाउंड लेन और सेपरेशन जोन इलाके में पहले बिछाई गई सी माइंस की संख्या काफी बढ़ा दी है। इसके अलावा ईरान ने अपनी अंडर वाटर माइंस को इन बाउंड लेन तक बढ़ा दिया है। ये एक ऐसा इलाका है जिस पर अमेरिका की नाकेबंदी है जिससे ये लेन देन भी असरदार तरीके से ब्लॉक हो गई है। दोस्तों क्या अब ऐसे में आप मानते हैं इस जानकारी को सुनने के बाद कि कैसे ईरान ने सच में चक्रव्यूह में फंसाया अमेरिका को? क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं, ईरान सुप्रीमो मौजतबा ने खुलकर हिजबुल्लाह की तारीफ की, साथ में कह दिया कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ऐसे ही जिहाद को जारी रखो। जी हां दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई ने लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह की खुलकर सराहना करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध जारी रखने का आह्वान किया है। ये बयान हिजबुल्लाह द्वारा ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रति निष्ठा जताने वाले एक पत्र के जवाब में जारी किया गया। खामेनेई के नाम से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल
इजराइल के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का संघर्ष दुनिया भर में उन लोगों के लिए प्रेरणा बना है जो वैश्विक वर्चस्व से मुक्ति और ईश्वरीय विजय की तलाश में हैं। मौजूदा खामनेई ने कहा कि उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की नीति के अनुरूप हिजबुल्लाह की रक्षा करना ईरान का रणनीतिक दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अमेरिका के साथ किसी शांति समझौते की संभावना बनती है तो उसकी संप्रभु शर्त ये होगी कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपने सैन्य अभियान पूरे तरीके से बंद कर दे। जी हाँ, क्या लगता है आपको, क्या ईरान की बात मानेगा हिजबुल्लाह? वहीं दोस्तों ट्रम्प ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, ईरान बैठक की गुहार लगा रहा। तो ट्रम्प ने कहा कि हमने उनकी सेना तबाह कर दिया, इसीलिए वो शांति चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान को लेकर एक बार फिर शेखी बघारी है। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। ट्रम्प ने यह भी दावा किया है कि ईरान अपने प्रतिनिधियों और सीधे दोनों तरीकों से बैठक की गुहार लगा रहा है। ट्रम्प ने दावा किया कि अगर अमेरिका की जो स्थिति है वो खराब होती है तो ईरान बैठक की गुजारिश नहीं करता। ट्रम्प का ये बयान तब आया है जब लगातार 13 दिनों बाद पिछले 2 दिनों से ईरान पर अमेरिका के हमले रुके हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर जवाबी हमले कर दिए हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया सऊदी को लेकर। दोस्तों ट्रम्प ने कहा कि हमने उनकी मिलिट्री को लगभग खत्म कर दिया है, वे मिलना चाहते हैं और हम मिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि कोई डील हो जाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के जरिए और सीधे भी मीटिंग की गुजारिश की थी और हम मिल रहे हैं, अच्छी चीजें हो सकती हैं। अगर हमारी स्थिति खराब होती है तो वे मीटिंग की गुजारिश नहीं करते। उनके मिलने की इच्छा का एकमात्र कारण यह है कि हम उन पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान और कतर सहित कुछ मध्यस्थ देशों के जरिए उनके साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। ईरानी मीडिया ने ऑस्ट्रियाई प्रसारक और ORF को दिए गए इंटरव्यू में के हवाले से ये जानकारी दी। इस्माइल बघाई ने इंटरव्यू में कहा कि किसी भी बातचीत की शुरुआत के लिए पहले उचित माहौल तैयार होना चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका ने ऐसा माहौल खुद ही नष्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, लाल सागर से कैस्पियन सागर तक जंग भारत के INSTC कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट और गोवा शिपयार्ड प्रोजेक्ट को है खतरा या नहीं, बताते मध्यपुर में जारी युद्ध अब लाल सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैल चुका है। 25 जुलाई को यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक ड्रोन से कैस्पियन सागर में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर अटैक किया। इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। ईरान ने यूक्रेन से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे इजराइल के इशारे पर किया गया यूक्रेनी हमला करार दिया। वहीं दूसरी ओर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी की है। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों पर हमले किए हैं। ऐसे में भारत की चिंता बढ़ गई है जो INSTC कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट और गोवा शिपयार्ड प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू ने ममदानी को दिया तीखा जवाब, कहा मैं आऊंगा न्यूयॉर्क। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क यात्रा से पहले मचा घमासान। इजरायली PM ने मेयर ममदानी पर लगाए नफरत फैलाने के आरोप और साथ में कहा मैं आऊंगा न्यूयॉर्क, करके दिखाओ क्या करते हो। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया है कि वो सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जाएंगे। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी पर भी तीखा हमला बोला है। नेतन्याहू ने ममदानी पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने और शहर में बंटवारे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ममदानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया था और कहा था कि न्यूयॉर्क में उनका स्वागत नहीं है। इससे पहले ममदानी ने नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करवाने की भी बात कही थी। रविवार को एक इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ममदानी को मेरा जवाब है कि मैं यहूदी लोगों के सच के लिए लड़ने न्यूयॉर्क आऊंगा। मेरा इरादा वहां आकर सच बोलने, इजराइल और इजरायली अमेरिकी गठबंधन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के मंच से बात करने का है। इस दौरान नेतन्याहू ने मेयर ममदानी पर हमास के हत्यारों का साथ देने और इजरायली जनता पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। इस पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, नेपाल पर चीन के दबाव का असर, काठमांडू में होने वाले तिब्बत सम्मेलन में नहीं आएंगे दलाई लामा के प्रतिनिधि। जी हां, नेपाल सरकार पर चीन के दबाव का बड़ा असर हुआ है। चीन के दबाव के बाद काठमांडू में आयोजित होने वाले तिब्बत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दलाई लामा की निर्वासित सरकार अपने आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मुख्यालय सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन यानी CTA ने 23 से 29 अगस्त तक काठमांडू में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बत
तिब्बतन स्टडीज के 17वें सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला किया है। सीडीए ने इस सम्मेलन में अपने थिंक टैंक तिब्बत नीति संस्थान यानी टीपीआई से 5 प्रतिनिधियों को भेजने की तैयारी की थी। वहीं दोस्तों यूनाइटेड नेशन में भाषण, 2 देशों की यात्रा, अगस्त सितंबर में बेहद टाइट रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी का शेड्यूल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले महीनों में 2 बड़े समिट और एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन समिट में। समिट से शुरुआत करते हुए फिर नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट की मेजबानी और आखिर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने तक उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त रहने वाला है। यानी कूटनीति के लिहाज से अगला महीना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। कुछ बहुत बड़ी डील्स की भी उम्मीदें हैं। दोस्तों बात करते हैं डोमेस्टिक जानकारी की, जहां जंतर मंतर प्रदर्शन में एक्टिव थे 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग। दिल्ली पुलिस के खुलासे से मचा सियासी भूचाल। जी हां, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट साइट में एक्टिव रहे करीब 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का दावा किया है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के बीच पुलिस ने बताया कि 20 से 25 जुलाई तक कुल 2873 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग वहां मौजूद थे। इस खुलासे ने इस बात की भी चिंता बढ़ा दी है कि अगर गंभीर अपराध कर चुके आरोपी अगर छात्रों के आंदोलन के बीच कोई कांड कर देते तो कई युवाओं का भविष्य खराब हो सकता था। दोस्तों वहीं सीजेपी ने सरकार से लिखित समझौता मांगा है। सिब्बल कपिल सिब्बल ने कहा है कि कानूनी मदद के लिए हम बनाएंगे प्लान, 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान। जी हां, जंतर मंतर आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों के बीच हुए कथित समझौते को लेकर अब लिखित दस्तावेज की मांग तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर सरकार मंगलवार यानी आज तक समझौते की लिखित कॉपी साझा नहीं करती है और अलग अलग राज्यों में हिरासत में लिए गए छात्रों व प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजेपी एक वेबसाइट भी बनाएगी जहां कानूनी मदद देने के इच्छुक वकील अपना नाम, स्थान और वे किस तरह की सहायता दे सकते हैं इसकी जानकारी देंगे। साथ में सिब्बल ने इस कानूनी सहायता फंड के लिए 1 करोड़ रुपए योगदान देने की घोषणा की और देश भर के वकीलों व अन्य लोगों से इसमें सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि जहां भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल होगा वहां कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी बीच बिहार में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्र होंगे रिहा, आगे बड़ी जानकारी वापस ली जाएंगी एफआईआर। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए आंदोलन के दौरान छात्रों और आम लोगों पर दर्ज पुलिस मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि पटना समेत राज्य भर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें देखने को मिली थी। पुलिस ने उपद्रव और धारा 144 के उल्लंघन में सैकड़ों छात्रों पर मामले दर्ज किए थे, जिन एफआईआर को वापस ले लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें भारत में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट। सरकार ने दी आरबीआई को मंजूरी। जी हां, बाजार में जल्द ही 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट। रिजर्व बैंक 100 करोड़ यानी टोटल 200 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट छापेगी। ये प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर ये सफल होता है तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोटों का ट्रायल कब शुरू होगा इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी करेगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आरबीआई के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि पॉलीमर बैंक नोटों की आयु जो है वो कागजी नोटों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। वर्तमान में पॉलीमर नोटों की शुरुआत प्रारंभिक चरण में है, इसलिए डिजिटल भुगतान पर इसका प्रभाव नियमित जारी रहने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही नकद, मुद्रा और डिजिटल भुगतान प्रणाली एक दूसरे के पूरक भुगतान माध्यम है। दोस्तों वहीं आपको बता दें अब सिर्फ 4 घंटों में ही मिलेगा गैस सिलेंडर। इस कंपनी ने शुरू की सुविधा। दोस्तों अगर आपके घर का एलपीजी सिलेंडर अचानक खत्म हो जाए तो अब घंटों या अगले दिन तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडेन एक्स्ट्रा लाइट नाउ नाम से नई एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद उसे सिर्फ 4 घंटे के भीतर घर तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये सुविधा पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयम्बटूर में शुरू की गई है। कंपनी का
कहना है कि आने वाले महीनों में इसे देश के अन्य शहरों तक भी विस्तार दिया जाएगा। दोस्तों, नई सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज डिलीवरी है। जैसे ही ग्राहक सिलेंडर बुक करेंगे, मात्र 4 घंटे के भीतर सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके शहर में भी ये सुविधा जारी होनी चाहिए? तो कमेंट में अपने शहर का नाम और ये सर्विस जारी होनी चाहिए जरूर लिखकर बताइएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी को मालूम पड़ सके। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।